आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो आपका 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। तो ये चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वहाँ से मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको, और पहले वाली भी वहाँ पे ही मिलेगी। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि साइकोलॉजी में हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं, कौन से डाटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, क्या एथिक्स होते हैं रिसर्च में, क्या गोल्स होते हैं रिसर्च के। तो ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब आ गया मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की हमने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। साइकोलॉजी क्या है? आपकी स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की, ठीक है। तो साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस साइंटिफिकली, बट हम जो ये बिहेवियर की स्टडी करते हैं और मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं? साइंटिफिकली करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज सिस्टमैटिक मेथड्स टू कलेक्ट डाटा, फैक्ट एंड एक्सप्लेन बिहेवियर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? सिस्टमैटिक मेथड्स का यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए और बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा आ गया मेन जो इसका टॉपिक है, गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो फिर वो बहुत लंबी लंबी कहानी हो जाएंगी, और 11th की एनसीईआरटी में बिल्कुल बेस दिया हुआ है, आप वहाँ से रीड भी कर सकते हो। अब आ गया गोल क्या है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के। तो इसके 4 गोल्स होते हैं आपके: डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है? आपके साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या आता है? हम किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एक्यूरेटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेजरिंग एग्रेशन इन एडोलसेंस। तो अब जब हमने बोला मेजरिंग एग्रेशन इन एडोलसेंस, तो जब हम कोई रिसर्च करते हैं सबसे पहले हमारा काम है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बोल दिया मेजरिंग एग्रेशन इन एडोलसेंस, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये जो एग्रेशन है एडोलसेंस में, तो ये ऑटोमेटिकली बाकी बिहेवियर से इस बिहेवियर को क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली अपने बिहेवियर को, जिस भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, ताकि हम बाकी मेन टॉपिक से, बाकी और चीज़ों से उसको अलग रख पाएँ, ठीक है। दूसरा आ गया प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट में क्या होता है? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर बिहेवियर बेस्ड ऑन प्रेजेंट नॉलेज। तो हम फ्यूचर के बिहेवियर को क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, बट किसके बेसिस पे? जो हमारे पास अभी प्रेजेंट नॉलेज है। तो प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस पे जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग एग्ज़ाम परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टूडेंट हैबिट। अब जैसे क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल दूँ कि आपके इतने नंबर आ सकते हैं, या जैसे मैंने किसी के इंटरनल्स चेक किए, किसी का कोई क्लास टेस्ट चेक किया, तो उसके बेसिस पे मैं उसको फ्यूचर की प्रिडिक्शन दे रही हूँ कि अगर आपने अभी इतना परफॉर्म किया, ऐसा ऐसा इंप्रूव करोगे तो इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, ऐसा ही रहोगे तो इतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? आपने प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, फ्यूचर बिहेवियर को। ये नहीं कि आप दूसरा फ्यूचर वो कर रहे हो, जो आपके पास बिहेवियर है अभी उसके हिसाब से फ्यूचर के बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। थर्ड आ गया आपका क्या? एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या करते हो? जब आपने डिस्क्राइब कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया, फिर आप देखते हो कि उस बिहेवियर का कॉज क्या है, तो आप उस बिहेवियर के होने का क्या करते हो? कॉज देते हो। तो कॉज इफेक्ट हम किस में देते हैं? एक्सप्लेनेशन में। जैसे कि एक्सप्लेनिंग स्ट्रेस ड्यू टू वर्कलोड। तो अगर किसी को स्ट्रेस फील हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये वर्कलोड की वजह से हो रहा है। तो हम बिहेवियर का कॉज देते हैं किसमें? एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। फिर आ गया कंट्रोल। कंट्रोल में हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कि किस चीज़ को हम कंट्रोल करें, किसको कम करें, किसको ज़्यादा करें, कि बिहेवियर क्या हो? बैलेंस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग थेरेपी टू रिड्यूस एंग्जाइटी। तो ये क्या हो गया? आपका कंट्रोल आ गया। तो अब जो बेसिकली आपको कभी भी कोई पूछेगा कि गोल क्या है साइकोलॉजिकल रिसर्च के, तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन एंड कंट्रोल। मैंने आपको चारों में अलग अलग एग्जाम्पल दी, आप सेम एग्जाम्पल सेट करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। जब हम कोई साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है, क्या प्रोसेस है रिसर्च का जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ
प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आ गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आ गई। तो ये पहला स्टेप है आपका। आप इसमें क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, डिफ़ाइन करते हो रिसर्च प्रॉब्लम को। जैसे कि हमने पहले क्या बोला था, पहला हमारा क्या था, मेजरिंग एग्रेशन इन एडोलसेंस। तो वो हमारी क्या थी, सबसे पहले क्या आ गया कि क्या एग्रेशन इफ़ेक्ट कर रहा है एडोलसेंस को, तो वो प्रॉब्लम है अगर कर रहा है तो। जैसे इसके एग्जांपल के हिसाब से क्या हो गया, डज सोशल मीडिया इफ़ेक्ट अटेंशन स्पैन। तो अगर सोशल मीडिया क्या इफ़ेक्ट कर रहा है आपके अटेंशन स्पैन को, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे फ्यूचर में, और मतलब अपना काम स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई भी जो आप जब प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके पास कुछ टॉपिक होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या है, पहले से जो एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ चीज़ को और ऐड करना आपने, ठीक है। यानी कि सर्च अगेन एंड अगेन को हम क्या रिसर्च बोलते हैं। बट उसमें भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं आप वही फाइंडिंग लेके आ रहे हो, तो कुछ नई चीज़ भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम होगी उसी चीज़ पे तो रिसर्च करोगे। तो फर्स्ट स्टेप है ही आपका क्या, हमने सेलेक्ट करनी है, ढूंढनी है, डिफ़ाइन करनी है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है, हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है अलग अलग मेथड्स के थ्रू, जो मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर उस मेथड्स में आपका फिर सैम्पलिंग वो बहुत डिटेल में आ जाएगा। मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ। जब आपने मेथड सेलेक्ट कर दिया, डाटा कलेक्ट कर दिया, फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे उस डेटा के बेसिस पे। जैसे आपने रिज़ल्ट को एनालाइज़ किया, फिर आपने फाइंडिंग्स बताई ये आई, फिर आपने इंटरप्रिटेशन दिया कि हो सकता है ये इस वजह से हो रहा हो, तो आपने रिसर्च वाली स्टडीज़ टैग की, बाकी रिसर्च पढ़ी, तो आपने अपना कंक्लूजन दिया। फिर लास्ट में क्या है, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। तो हमने क्या किया, रीचेक किया और इम्प्रूव किया जो हमारी अर्लियर फाइंडिंग्स है। तो मेन क्या था, हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम, फिर हमने सेलेक्ट करना है मेथड डाटा कलेक्शन के लिए, फिर हमने कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, और फिर हमने क्या करना है, रिवाइज करना है अपना रिसर्च कंक्लूजन। नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो साइकोलॉजिकल डाटा। अब जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो जो डाटा है उसका नेचर क्या है, साइकोलॉजिकल डाटा होना कैसा चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, वो हमें डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मतलब होनी चाहिए, किसमें, हमारे साइकोलॉजिकल डाटा में। डेमोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई, जैसे पर्सनल डिटेल होनी चाहिए जिससे भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसकी एज, जेंडर, एजुकेशन। तो ये हमारे क्या है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आ गया कि फिज़िकल इन्फॉर्मेशन। तो फिज़िकल इन्फॉर्मेशन में क्या आ गई, साइकोलॉजिकल डाटा आता है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रेन एक्टिविटी। तो इस टाइप का डेटा भी हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर आगे साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में हम इंटेलिजेंस के रिलेटेड, पर्सनालिटी के रिलेटेड, इमोशन के रिलेटेड, एटीट्यूड्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे फैमिली, कल्चर, स्कूल, पेयर इन्फ्लुएंस। तो ये क्या है, आप इस टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, किसमें, अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च का जो आपका नेचर है साइकोलॉजिकल डेटा। फिर आगे आपके इम्पॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो। पहला आ गया ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, केयरफुली वॉच करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर को, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन की बात आ रही है तो ऑब्जर्व कर रहे हो। अब सिर्फ ये नहीं है कि बैठ के देखते रहना है, उसको वॉच किया, उस बिहेवियर को रिकॉर्ड भी करना है। अब अलग अलग टाइप के आपके ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, जैसे कि पहला आ गया आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल सेटिंग में, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसी जो चीज़ें चल रही हैं बस हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग चाइल्ड इन प्लेग्राउंड, जैसे प्लेग्राउंड में हम किसी बच्चे को खेलता हुआ देख रहे हैं, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे खेल रहा है, ठीक है। दूसरा आ गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, रिसर्चर बिकम पार्ट ऑफ ए ग्रुप। अब वो जो रिसर्चर है वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। जैसे इधर हमने क्या बोल दिया कि ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन प्लेग्राउंड, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हमें खुद जाके उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना और फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक आ गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है वो दूर से बैठ के देखता है कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, वो दूर से बैठ के देख रहा है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है और बच्चे कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नेचुरलिस्टिक की बात करें
तो ये एग्जाम्पल आ गई, मैंने तीनों की एग्जाम्पल आपको दे दी, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस हैं कि रियल बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, क्योंकि सबको, अब किसी को पता नहीं है ना कि हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है। जब आपको पता है हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हमें कुछ परफॉर्म करना है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बट जब आपको पता ही नहीं है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है या कुछ आप पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो आपका क्या होगा, रियल जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व होगा और यूज़फुल होता है ये नेचुरल सेटिंग में। लिमिटेशन क्या है? ऑब्जर्वर की बायसनेस आ सकती है। जैसे कि अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो हो सकता है कि मुझे जो पसंद है मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करूँ और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दूँ। तो जो ऑब्जर्वर बायसनेस है वो इसमें हो सकती है। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करनी है, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो फिर क्या होगा, वो नेचुरल सेटिंग नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशन। दूसरा मेथड आ गया आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखो ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है और इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या मतलब जो रिसर्च कर रहा होता है तो रिसर्चर मैनिपुलेट करता है वेरिएबल्स को ताकि वो कॉज एंड इफ़ेक्ट देख पाए। अब देखो जहाँ आपकी मैनिपुलेशन की बात आ रही है, कॉज इफ़ेक्ट की बात आ रही है और साइंटिफिक मोस्ट साइंटिफिक मेथड की बात आ रही है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड ही होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कि हम मैनिपुलेट किसको करते हैं, कॉज किस पे देखते हैं और इफ़ेक्ट किस पे देखते हैं, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मेज़र करता है। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं, और जिस पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप है इसको कुछ भी नहीं देते हम, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इस पे हम क्या करते हैं, अपना मेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया दोनों के बीच में, ठीक है। अब जैसे आ गया इधर आपका क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका कॉज और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका इफ़ेक्ट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, वो कॉज होगा किसी भी चीज़ का, और इफ़ेक्ट किस पे देखेंगे कि डिपेंडेंट पे। जैसे कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो जैसे टीचिंग मेथड आ गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट मार्क्स आ गए आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो मैनिपुलेट करूँगी मैं किसको करूँगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करूँगी। पहले मैं सिर्फ बोल के पढ़ा रही थी, फिर मैंने मेथड को चेंज कर, फिर मैंने देखे स्टूडेंट के मार्क्स, फिर मैंने नोट्स देना भी स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने नोटिस किए स्टूडेंट के मार्क्स क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशंस भी देना स्टार्ट कर दी, पिक्चर्स का भी ऐड कर दिया, रोल प्ले भी स्टार्ट कर दिए, फिर देखा मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स पे इफ़ेक्ट, ठीक है। तो जिसको मैं चेंज कर रही हूँ, जैसे कि मेथड्स चेंज होते जा रहे हैं तो मतलब मैं उनको मैनिपुलेट कर रही हूँ, तो वो क्या है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिन पे मैं इफ़ेक्ट देख रही हूँ, जो रिज़ल्ट देख रही हूँ, वो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स। और जिस ग्रुप पे मैं ये परफॉर्म कर रही हूँ वो है मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक ऐसा ग्रुप होगा जिसको मैं कोई मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ, उनका मैं डायरेक्ट रिजल्ट देख रही हूँ, वो क्या है मेरा कंट्रोल ग्रुप। जब हम रिसर्च के और डिटेल में पढ़ेंगे फिर इस मेथड को मैं और डिटेल में आपको बताऊँगी। एडवांटेजेस क्या हैं इसमें, इसके एडवांटेजेस हैं कि हम इसका कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अलग अलग रिजल्ट देख सकते हैं, और हाईली कंट्रोल्ड है क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को। अब आ गई नेक्स्ट, जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है, -1 से लेके +1 तक उसकी रेंज है। जो नेगेटिव है वो -1 हाईएस्ट है और जो पॉजिटिव है वो +1, ठीक है। आर क्या है, आर हम कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। अब जो पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है जो, वो +1 है, और परफेक्ट यानी कि हाईएस्ट नेगेटिव कितना है, -1, और नो कोरिलेशन आ गया आपका 0। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 0.8 यानी कि प्लस एंड -0.9 तो पूछे बड़ा कौन सा है, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, आपने वैल्यू देखनी है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, -0.9। बट अगर आपको ऐसा आ जाए कि +0.9 -1 0 तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, तो -1 है, ठीक है। अगर -1 और +1 दिया होगा तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, आपकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है। अब लिमिटेशन क्या है, कोरिलेशन कॉज नहीं बताता, ठीक है।
ये इसकी लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा फोर्थ, वो क्या है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी पीपल यूजिंग क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू। सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों से, क्वेश्चनायर्स का यूज़ करते हैं, इंटरव्यू का यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सारी मतलब हमारी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ कवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा आ गया इकोनॉमिकल है और क्विक मेथड है ये। लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो फॉल्स रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अब आ गया एक तो फॉल्स रिस्पॉन्स पॉसिबल है और एक क्या रिस्पॉन्स बायसनेस भी हो सकती है। फिफ्थ मेथड आ गया आपका केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन पर्सन और ग्रुप। अब देखो जैसे केस स्टडी हो रही है किसी एक इंडिविजुअल की, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, चाहे कोई क्लास में वीक परफॉर्म कर रहा है या फिर क्लास में बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्म कर रहा है, तो केस स्टडी हम उसकी कर सकते हैं। वो क्या है, इन डेप्थ स्टडी है। जैसे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे स्कूल से, उसकी ट्यूशन से, उसके टीचर से, उसके फ्रेंड से, उसके पेरेंट्स से, कम्युनिटी से, जिस दुकान से वो सामान लेता है वहाँ से, यानी कि एक इंडिविजुअल की बिल्कुल डिटेल की आपको इन्फॉर्मेशन पता हो, तो वो क्या है आपका केस स्टडी मेथड है। एग्जाम्पल आ गई स्टडी ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड। अब मेंटली चैलेंज भी हो सकते हैं और हाईली गिफ्टेड भी हो सकते हैं, तो जिसकी आप कंप्लीट स्टडी करोगे, तो अगर एक इंडिविजुअल की कर रहे हो उसकी हर एक डायमेंशन को आप मेज़र कर रहे हो, तो वो क्या आ गई आपकी केस स्टडी मेथड आ गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और यूज़फुल होता है फॉर रेयर केस के लिए, ठीक है, जो ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्सेप्शनल आपके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लिमिटेशन हो गई कि हम इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते जो रिजल्ट आएगा, क्यों? क्योंकि हम वो एक इंडिविजुअल का बता रहे हैं, तो हम दूसरे पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जो उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है वो उस हिसाब से अपनी चीज़ें भी उसमें डाल सकता है। अब आ गई सिक्स्थ आ गया आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का हम यूज़ करते हैं, ये क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिससे हम बिहेवियर को मेज़र करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सब हम किस में यूज़ करते हैं, आपके साइकोलॉजी में, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कि ये जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ठीक है। तो अब जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर या कंसिस्टेंसी ऑफ रिज़ल्ट। रिलायबल मतलब कि अगर आज किसी टेस्ट का रिज़ल्ट आ रहा है, लगा लो किसी की मैंने पर्सनालिटी पे मैंने कोई क्वेश्चनायर यूज़ किया, उसका रिज़ल्ट आज उसके 70 आ रहे हैं, तो अगर मैं 10-15 दिन के बाद करूँगी फिर भी 70 ही आना चाहिए। तो ये क्या है, मतलब रिज़ल्ट उसका रिलायबल है। ये नहीं है कि आज 20 दिखा रहा है, कल 24 दिखा देगा, फिर 50 दिखा देगा, तो यानी कि वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब टेस्ट स्कोर की कंसिस्टेंसी जो कि सेम रहनी चाहिए। वैलिडिटी आ गया कि जिस चीज़ को मेज़र कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि इस टेस्ट में ये मेज़र हो रहा है, तो उसमें वो मेज़र होना भी चाहिए। जैसे कि अगर मैं पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो वो वैलिड कब होगा, जब उसमें जो आइटम्स हैं वो पर्सनैलिटी को ही मेज़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में इंटेलिजेंस को मेज़र कर रही हैं उसकी आइटम। तो पर्सनैलिटी टेस्ट वैलिड कब होगा कि जिस चीज़ के लिए वो बना है वो उसको मेज़र भी कर रहा है, वो आ गई उसकी वैलिडिटी। अब आगे नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, आपके एवरेज स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। जो कंपैरिजन के लिए हम एवरेज स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो हैं हमारे नॉर्म्स। जैसे कि मैंने पर्सनालिटी टेस्ट बनाया, तो मैंने बनाया 14 to 20 ईयर के एडोलसेंस के लिए, तो अब मैं उन पे ही यूज़ कर सकती हूँ। ये 14 to 20 वाले जो इसमें नॉर्म यूज़ हुए हैं, तो मैं इसको कोई 50 ईयर के बंदे की पर्सनालिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके नॉर्म्स उस हिसाब से बने हैं। अगर इंडियन पॉपुलेशन पे बने हैं तो वो टेस्ट इंडियन पे ही यूज़ होगा, अगर वेस्टर्न पे है तो वेस्टर्न पे ही यूज़ होगा। अगर हम वेस्टर्न का कोई टेस्ट लेके इंडियंस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, उसके नॉर्म्स स्टैंडर्ड नहीं है, तो रिज़ल्ट में कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। अब वेरिएबल्स रिसर्च के जो हमने पढ़ लिए पहले भी, तो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं आपके, जो कॉज होता है और जो मैनिपुलेट जिसको करते हैं। डिपेंडेंट क्या आ गया, जो इफेक्ट होता है और जिसको मेज़र करते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं कुछ और वेरिएबल जो हमारे रिजल्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला टीचिंग मैथड और स्टूडेंट मार्क्स देख रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे टीचिंग मैथड ही इफेक्ट कर रहा हो सकता है कि बच्चे को भूख लगी हो तो वो उसका एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। हो सकता है कि बाहर की नॉइज़ की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा हो, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। अब आ गया नेक्स्ट आपका क्या,
एनालिसिस ऑफ डाटा। अब जब हम डाटा कलेक्ट हो गया, अब हम डाटा को क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। जो आपका क्वालिटेटिव मेथड है वो क्या होता है, मोस्टली फोकस क्वालिटेटिव एनालिसिस फोकस ऑन, ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा पे फोकस करता है, जैसे किसी की फीलिंग, एक्सपीरियंस, थॉट, ओपिनियन, ठीक है, ये इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो ये वाला जो क्वालिटेटिव मेथड है, इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, आपकी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन और बिहेवियर, तो ये सब मेथड्स का हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा है वो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करता है, जैसे कि कलेक्टिंग थ्रू टेस्ट, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, और ये जो यूज़ करता है स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे मीन हो गया, कोरिलेशन हो गया, परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हो किसी के बिहेवियर को साइंटिफिकली एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो जो आपके मेजरेबल है वो क्वांटिटेटिव है, और जो आपके मतलब मेजरेबल बट न्यूमेरिकल डाटा वो क्वांटिटेटिव है, जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है वो क्वालिटेटिव है। अब लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, अब जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती होंगी। पहली लिमिटेशन क्या आ गई, ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स। तो ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, और एक और चीज़ होता है कि हम ज़ीरो नहीं दे सकते। तो ज़ीरो को इसमें क्या होता है, ज़ीरो वाला स्केल, जैसे आपके स्केल्स भी हम पढ़ेंगे आगे जो यूज़ होते हैं, तो जहाँ पे ज़ीरो वैल्यू होगी तो वो ह्यूमन्स पे यूज़ नहीं होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में ज़ीरो यानी कि रेशियो स्केल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इमोशन, सोशल कंटेक्स्ट एंड मेकिंग प्रिडिक्शन डिफिकल्ट। अब जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, इमोशंस के हिसाब से चेंज होता है, सोशल कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है। हो सकता है कि जब मैंने क्वेश्चनायर फिल करवाया तो उसको कुछ और फील हो रहा हो, तो उसने किसी और चीज़ को, नेगेटिव वाली चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ आ गई सब्जेक्ट। अब सब्जेक्टिविटी क्या आता है, पर्सन की फीलिंग, बायसनेस जो वो यूज़ करता है कब, इंटरप्रिटेशन में। अब ये बायसनेस पार्टिसिपेंट भी शो कर सकता है और रिसर्चर भी शो कर सकता है, जो कि रिजल्ट को इफ़ेक्ट करता है। थर्ड आ गया एथिकल लिमिटेशंस। तो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैनी एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड फ्रीली बिकॉज दे मे हार्म पार्टिसिपेंट इमोशनली और फिजिकली। अब लिमिटेशन में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट जब हम कंडक्ट करते हैं तो बहुत सारे वो कंडक्ट होते हुए हम क्या करते हैं, इमोशनली पार्टिसिपेंट को हार्म कर लेते हैं। फिजिकली भी कर सकते हैं और इमोशनली भी हो सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट है उनको हार्म हो सकता है। अब आ गया लैक ऑफ कंट्रोल। अब लैक ऑफ कंट्रोल में आ गया आपका कि जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम फिज़िकल साइंस में यूज़ करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे जो वेरिएबल हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि जो बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एक क्या होता है, ये लिमिटेशन आ जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या आ गई कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हर एक इंडिविजुअल है वो यूनिक है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसका इंटेलिजेंस लेवल अलग है, वो अलग अलग इमोशंस को फील करता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो जब जर्नलाइजेशन की बात आती है तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, किस केस में, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब क्या क्या एथिक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं रिसर्च में, साइकोलॉजिकल रिसर्च में। तो जब साइकोलॉजिस्ट कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उनको कुछ एथिक्स को फॉलो करना होता है। एथिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं डिग्निटी को, राइट्स को, वेल बीइंग की, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रिसर्च में। पहला आ गया वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट्स शुड टेक पार्ट इन रिसर्च विलिंगली विदाउट एनी प्रेशर और फोर्स। दे ऑल्सो हैव द राइट टू लीव द स्टडी एट एनी टाइम इफ़ दे फील अनकम्फर्टेबल। अब वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन में क्या है कि जब कोई पार्टिसिपेंट रिसर्च में परफॉर्म करता है, कोई क्वेश्चनायर फिल करता है, आप कोई रिसर्च में जब डाटा कलेक्ट करते हैं किसी पार्टिसिपेंट से, तो उसको पूरा राइट होता है कि अगर उसका मन है तभी वो पार्टिसिपेट करे, नहीं तो वो ना भी भरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी से वो फिल नहीं करवा सकते हैं, और बीच में अगर उसको अनकम्फर्टेबल लगे तो वो छोड़ भी सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो पार्टिसिपेंट मस्ट बी गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्पस, प्रोसीजर एंड पॉसिबल रिस्क ऑफ स्टडी बिफोर
पार्टिसिपेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल डिटेल दे गिव देयर परमिशन टू पार्टिसिपेट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ये है कि आपने किसी को ये नहीं बोलना है कि ये ऐसे ही भर रहा है, आपको पर्पस बताना है कि आप वो किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन उससे ले रहे हो, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या पॉसिबल रिस्क रहेंगे अगर वो इसको, हो सकता है कि कोई आप अब्यूज़ वाला क्वेश्चन फिल करा रहे हो, तो जब इतनी आइटम्स को वो गो थ्रू करे तो लास्ट में उसको बड़ा इमोशनली वीक फील हो, तो आपको पहले से बताना है कि ये चीज़ें होना पॉसिबल है, ठीक है। उसकी परमिशन लेनी है, क्या तुम इतने डिटेल में जाने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एथिक है आपके साइकोलॉजिकल रिसर्च का। थर्ड आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये क्या है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, रिस्पॉन्स ले रहे हो किसी पार्टिसिपेंट से, तो उसको आपने प्राइवेट रखना है, सिक्योर रखना है। ये नहीं है कि कल को आपने सबको बता दिया इसका ये रिजल्ट आया था। और जो रिसर्चर है, अगर जैसे किसी का हाई स्कोर आ रहा है, लो स्कोर आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है, तो रिसर्चर को उसका नाम नहीं बताना है, उसकी पर्सनल डिटेल या कुछ भी बिना उसके परमिशन के आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। फिर आ गया नो हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। तो जो रिसर्चर है वो फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पार्टिसिपेंट को हार्म नहीं कर सकता है। रिसर्चर इंश्योर करेगा जब भी वो रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है कि जो उसका पार्टिसिपेंट है वो सेफ फील करे, कंफर्ट फील करे, प्रोटेक्शन हो उसको, उसकी स्टडी उसके ऊपर कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना डाल दे। फिर आ गया डी फ्रेमिंग आफ्टर डी ब्रीफिंग आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर द स्टडी पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ट्रू पर्पस एंड रिजल्ट ऑफ द research. Any confusion, stress और misunderstanding created during the experiment should be clarified. अगर उसको रिसर्च के टाइम कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ स्ट्रेस हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंटर का काम है कि वो सब चीज़ों को क्या करे, क्लैरिफाई करे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 में आपकी इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने आपकी डिटेल में कवर करी हैं। अगर आपको इसको और भी शॉर्ट करके देखना होगा तो आप 2x की स्पीड पे इसको चलाना, तो वीडियो और भी स्पीड में आप 5-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो ये NCERT 11th का चैप्टर नंबर 2 है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँगी, उसी के हिसाब से जो भी चैप्टर होगा वही स्टार्ट करूँगी। और साथ में एक MCQ की सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।